अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली का मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। प्रोडक्शन की जगह आप फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बनना। ये जितनी भी साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये सारे वेव्स की फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही ज़रूरी वीडियो, मिस मत कीजिएगा, स्किप भी मत कीजिएगा। अगर आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं वो समझनी है, आगे के टॉपिक समझने हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए। अब आपके दिमाग में सारी जो कन्फ्यूजन है, आपके बुक में कहीं पर लिखा हुआ है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्सेस मैकेनिकल वेव्स, उसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बनती हैं बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से बनती हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस कन्फ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। उसके बाद उसके आगे लिखा हुआ है बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, और कहीं कहीं पे लिखा है बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या फ़र्क है, और उसके अलावा थर्मल एजिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये क्या होते हैं, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं, ये सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं। ठीक है, पहले इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें यहाँ तक ये जो बातें लिखी हुई हैं, इन सारी बातों का जो मतलब है वो एक ही मतलब है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं कहूँ चाय, एक बंदा कह रहा है कि चाय तब बनती है जब हम दूध को आग पे रखते हैं, और एक बंदा कहता है कि चाय तब बनती है जब दूध गर्म होता है। तो दोनों में से कौन सही है? देखा जाए तो दोनों में से दोनों ही सही हैं। चाय तब बनेगी जब हम उसको आग पे रखेंगे, तब भी बनेगी, और चाय तब भी बनेगी जब हम दूध को गर्म करेंगे। चाय आग पे रखेंगे तभी तो जो दूध है वो गर्म होगा और फिर उससे चाय बनेगी। तो दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है, बस एक बंदा अलग तरीके से कह रहा है और दूसरा बंदा अलग तरीके से कह रहा है। तो जो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है और जो ये लाइन लिखी है, मतलब सेम है, बस अलग तरीके से बताया गया है, और स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको समझना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं, तो हमें समझना पड़ेगा चार्जेस के बारे में। अब चार्जेस जो होती हैं वो दो होती हैं, एक का नेगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। इन चार्ज के अराउंड ये जो जगह है, इन चार्जेस के अराउंड ये जो जगह है, इस जगह को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जगह, और इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर भी इस चार्ज के अराउंड भी फील्ड मौजूद है, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये चार्ज रेस्ट में होती हैं तो इनके अराउंड, इनके चारों तरफ सिर्फ एक फील्ड होती है, एक जगह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनके अराउंड एक ही फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये जब चार्ज मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, मूव करती हैं, तब इनके अराउंड एक और फील्ड भी पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज रेस्ट में है तो एक फील्ड, और चार्ज मूव कर रही है तो दो फील्ड हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड। अब ये चार्ज मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इनके अराउंड जो फील्ड है उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको पता चलूँ कि जो फील्ड होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। फर्ज करें यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 30 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ भी 30 मीटर पर सेकंड, ये सीधी लाइन में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो
फील्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये चार्ज अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी, फर्ज करें 30 से, पहले इस चार्ज की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, चार्ज मूव कर रही थी, फिर वेलोसिटी इसकी हो गई 30 से फर्ज करें 40 मीटर पर सेकंड, तो इस चार्ज की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। यहाँ 30 से 40 नहीं हुई है, 30 से हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज तो आया है वेलोसिटी में चेंज आया है। और वेलोसिटी में चेंज आने को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो ये जो चार्ज मूव कर रही थी पहले 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, फिर वेलोसिटी चेंज हो गई 40 मीटर पर सेकंड, तो इसमें क्या पैदा हुई? एक्सेलरेशन। तो अब इस चार्ज को मैं कहूँगा एक्सेलरेटिंग चार्ज, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है। और अगर बार बार पैदा हो रही है तो कहूँगा इसको मैं एक्सेलरेटिंग चार्ज। पेन का मिसाल ले लें। पेन मूव कर रही है पहले एक वेलोसिटी के साथ स्लो, फिर अचानक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इस पेन में क्या पैदा होगी? एक्सेलरेशन। और मैं इस पेन को कहूँगा एक्सेलरेटिंग पेन। इस तरीके से कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो मैं कहूँगा एक्सेलरेटिंग कार या एक्सेलरेटिंग बाइक। तो जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, 30 से 40 हो गया, 30 से 20 हो गया, जब ये मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है और एक्सेलरेशन पैदा होती है। पर यह चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। मैग्नीट्यूड इसका सेम है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही है। यूँ जाके फिर डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ये जो इसने डायरेक्शन चेंज की है ना, इसकी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से फिर से वेलोसिटी में चेंज आया है। चेंज इन वेलोसिटी। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी, जहाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो यानी 30 से 40 ये नंबर जो है ये मैग्नीट्यूड है, या डायरेक्शन चेंज हो, दोनों के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो अब भी पेन में क्या पैदा हो रही है? ये जो पेन डायरेक्शन को चेंज करी है, पेन में क्या पैदा हो रही है? एक्सेलरेशन। अभी मैं इस पेन को कहूँगा एक्सेलरेटिंग पेन। और ये चार्ज का मिसाल लें। चार्ज की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, फर्ज करें 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, पर ये डायरेक्शन अपनी को बार बार चेंज कर रही है, ऊपर नीचे डायरेक्शन अपनी को बार बार चेंज कर रही है। और इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इस पेन में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। और ये जो पेन की मोशन है ऊपर नीचे, यहाँ ये मोशन दाएं बाएं आगे पीछे, ये जो मोशन होती है, इस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। कौन सी मोशन? यहाँ पर लिख लेता हूँ, वाइब्रेशन। ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव करे, ऐसी मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का एक और नाम भी है ओसिलेशन। कौन सा नाम है? ओसिलेशन। तो ये पेन वाइब्रेट कर रही है यानी ये पेन ओसिलेट कर रही है, इसमें वाइब्रेशन हो रही है यानी इसमें ओसिलेशन हो रही है, क्योंकि दोनों सेम है, वाइब्रेशन ओसिलेशन भी सेम है। अब ये पेन जो ओसिलेशन हो रही है ना, पेन ओसिलेट कर रही है, इसके साथ साथ ओसिलेशन के साथ साथ इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा हो रही है, क्योंकि ये पेन की ओसिलेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से पेन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो जैसे जब भी हम दूध को आग पे रखते हैं तो दूध गर्म होगा, आग पे रखा तो गर्म होगा। इसी तरीके से जब भी चार्ज ओसिलेट करेगी तो चार्ज एक्सेलरेट भी करेगी। चार्ज ओसिलेट करेगी तो साथ साथ चार्ज एक्सेलरेट भी करेगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, पहले वेलोसिटी ऊपर, फिर वेलोसिटी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। तो दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम। जब भी चार्ज ओसिलेट होगी तो चार्ज एक्सेलरेट भी होगी। तो अगर ये लिखा है दोनों
दोनों सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब बनती हैं जब चार्ज ऑसिलेट होती है बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, या जब चार्ज एक्सेलरेट होती है बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब चार्ज एक्सेलरेट होती है, इस पर भी हम आते हैं कि जब चार्ज एक्सेलरेट होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्जेस से क्यों बनते हैं। ये चार्ज के अराउंड तो फील्ड मौजूद है ना, चार्ज मूव कर रही है, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। चार्ज के अराउंड दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मौजूद हैं। अब ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर हैं, इन दोनों के पास डायरेक्शन है। कैसे कहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन होती है। तो इसके अराउंड यहाँ पर, इसके चारों तरफ, इस पोजीशन पर ये चार्ज, ये उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज ऊपर मूव करेगी तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर मूव करेंगे। चार्ज नीचे मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे मूव करेंगे। चार्ज ऊपर तो फील्ड ऊपर, चार्ज नीचे तो फील्ड ऊपर। तो ये जो फील्ड है ना, ये बार बार डिस्टर्ब हो रही है, ये बार बार क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। इसमें एनर्जी आ गई है और इस एनर्जी की वजह से ये चार्ज, अब ये जो फील्ड है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में, इस जगह में मूव करना शुरू कर देगी। और अब हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अब हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चार्ज के अराउंड यहाँ पर इस जगह पर फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज ऊपर नीचे मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर नीचे मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसमें एनर्जी आ गई। अब ये फील्ड, अब ये जो फील्ड हैं वो जो है मूव करना शुरू कर देंगे। इस डिस्टर्बेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देंगी और इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब चार्ज ऑसिलेट होती है या एक्सेलरेट होती है। अब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। चार्ज ऊपर आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो भी ऊपर आए, वो भी दोनों क्या हुए, चेंज हुए। अब ये जो वेरी लफ्ज़ है, वेरी का मतलब ये होता है चेंज। वेरिंग यानी चेंज, ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही हो। चेंजिंग का ही मतलब ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है। वेरी और चेंज दोनों का मतलब सेम है। तो चार्ज ऊपर, फील्ड ऊपर, ये चार्ज चेंज हो रही है, चार्ज की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये जब चेंज होते हैं तो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये लाइन भी हो गई सही। तो शार्ट में किस्सा ये बना कि चार्ज ऑसिलेट होगी तो चार्ज एक्सेलरेट भी होगी, चार्ज एक्सेलरेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होंगे। यानी ये तीनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। तो हमारे बुक वालों ने कहाँ पर, कहीं पर ये लिखा है, कहीं पर ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, शागिर्दों के दिमाग की कर दिए उन्होंने और स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। तो चार्ज ऑसिलेट होगी तो चार्ज एक्सेलरेट भी होगी, चार्ज एक्सेलरेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से ये भी तरीका सही है। मतलब क्वेश्चन अगर आए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती हैं, तो ये जवाब भी सही है बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जवाब भी सही है बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये जवाब भी सही है बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीनों सही है। ये जो प्रिंसिपल था कि किस प्रिंसिपल पे, किस बुनियाद पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, वो ये था ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज को कैसे एक्सेलरेट किया जाए, तो चार्ज को ऑसिलेट कैसे किया जाए, चार्ज को आखिर
ऊपर नीचे कैसे मूव किया जाए या उसमें एक्सेलरेशन कैसे पैदा की जाए। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं हर वेव को बनाने का। जैसे 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अगर रेडियो वेव बनानी है तो चार्ज को ऑसिलेट अलग तरीके से कराया जाता है, और माइक्रोवेव बनानी होती है तो चार्ज को ऑसिलेट दूसरे तरीके से कराया जाता है। इंफ्रारेड बनानी है तो चार्ज को ऑसिलेट तीसरे तरीके से कराया जाता है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने का अपना तरीका होता है। प्रिंसिपल सेम होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज ऑसिलेट हो रही है, लेकिन जो चार्ज को ऑसिलेट करने का तरीका है वो अलग होगा। जैसे ज़मीन से पानी निकालना है, और ज़मीन से पानी निकालना तो ज़मीन से पानी है, लेकिन तरीके बहुत सारे हैं। हैंड पंप है, हैंड पंप से जो है ज़मीन से पानी निकाला जाता है। मोटर है, मोटर पंप है, बिजली पे चलाते हैं, उससे भी जल से पानी निकलता है, ज़मीन से पानी निकलता है। या कुएँ हैं, कुआँ खोदो, फिर वहाँ से ज़मीन से जो है वो पानी निकलेगा। तो ज़मीन से पानी निकालना ज़मीन से पानी है, लेकिन तरीके बहुत सारे हैं। तो चार्ज को ऑसिलेट कराना है, लेकिन चार्ज को ऑसिलेट कराने के तरीके बहुत सारे हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा तरीका आप यूज़ करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी वेव आपको बनानी है। अब 2 कॉमन मेथड जो आपके बुक में लिखे हैं, थर्मल एजिटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। थर्मल एजिटेशन से भी चार्ज ऑसिलेट होती है, और थर्मल एजिटेशन से चार्ज ऑसिलेट होगी या मतलब एक्सेलरेट होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी। थर्मल एजिटेशन क्या होता है? थर्मल एजिटेशन का मतलब है ये जो हमारे आसपास जितना भी मैटर है, हमारे आसपास ये जो जितना भी मैटर है, इस मैटर में मौजूद है, ये मैटर बना हुआ है तमाम छोटे छोटे ज़र्रात से, तमाम छोटे छोटे पार्टिकल से, ज़रों से, जिसे हम कहते हैं एटम या मालिक्यूल। सबसे छोटा तो पार्टिकल एटम है, एटम मिलके बनते हैं मालिक्यूल। तो ये जो एटम होते हैं या मालिक्यूल होते हैं, ये हर वक्त मोशन में होते हैं। ये पेन मैटर है, ये एटम और मालिक्यूल से बनी हुई, लेकिन इसमें आपको कोई हरकत नज़र में आ रही है? इसके एटम या मालिक्यूल नहीं नज़र में आ रही, लेकिन इसके एटम और मालिक्यूल जो है वो मूव कंटिन्यूसली कर रहे हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है, प्रोटॉन पे चार्ज होती है। अब ये जो मालिक्यूल मूव करेंगे या एटम मूव करेंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वो मूव करेंगे, चार्ज मूव करेगी। अब चार्ज मूव करेगी, चार्ज ऑसिलेट होगी तो चार्ज एक्सेलरेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे। ठीक है। तो जब थर्मल एजिटेशन होती है, जब किसी भी मैटर के अंदर जो एटम है, मालिक्यूल है, वो मूव करते हैं, उनमें थर्मल एजिटेशन होती है, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑसिलेट होती है और एक्सेलरेट होती है, फिर बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्मल एजिटेशन भी मतलब बात वही सेम होगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। पर चार्ज ऑसिलेट क्यों हो रही है? थर्मल एजिटेशन की वजह से चार्ज ऑसिलेट हो रही है। थर्मल एजिटेशन क्या होती है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, मैटर के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उसे कहा जाता है थर्मल एजिटेशन। अब वो मूव क्यों करते हैं? हर वो चीज़ जिसके पास टेम्परेचर है वो चीज़ मूव करेगी। टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, 0 केल्विन ना हो, 0 केल्विन से ऊपर जो भी चीज़ का टेम्परेचर होगा उस चीज़ के एटम और मॉलिक्यूल मूव करेंगे। कौन सा टेम्परेचर? 0 केल्विन, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। आई होप थर्मल एजिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर। हम एटम को, जब भी एटम पढ़ाते हैं तो एटम को इस तरीके से ड्रा करते हैं, और एटम का जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज। इस न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन जिन पे चार्ज होती है नेगेटिव, और ये शेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस शेल में जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी कि इस शेल में रिवॉल्व कर सके। तो अगर बाहर से किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो ये जंप करेगा नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में, ये आ जाएगा ऊपर वाले शेल में। क्यों आ गया? क्योंकि अब इसकी एनर्जी ज़्यादा आ गई, ज़्यादा हो गई इसकी एनर्जी। कितनी हो गई?
इस शेल से ज़्यादा हो गई, अभी इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता, तो इसलिए इसने जंप किया ऊपर वाले शेल में, अब ये यहाँ पर रिवॉल्व करेगा। और थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की थी उस एनर्जी को इमिट कर देगा। क्या कर देगा? इमिट कर देगा। पहले ऑब्जॉर्व की उसने एनर्जी, एब्जॉर्ब जज़ब की, फिर नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में आ गया, फिर एनर्जी को इमिट किया, वहाँ से निकाला खुद से, और फिर अब ये इस शेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता, अब ये जंप करेगा फिर से नीचे वाले शेल में। ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है, इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है तो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जंप करता है, इस चीज़ को भी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी इलेक्ट्रॉन का नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जंप करना और ऊपर वाले जंप से नीचे वाले शेल में जंप करना, इस चीज़ को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ये जो एनर्जी इसने इमिट की है इलेक्ट्रॉन ने, ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इमिट करता है। कौन से फॉर्म में इमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। और इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तब बनती हैं जब चार्ज एक्सिलरेट होती है या ऑसिलेट होती है, जो सबसे कॉमन है। उसके अलावा दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जंप करता है, पर जब वो ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जंप करेगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। और एनर्जी कौन से फॉर्म में इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में उसको इमिट करेगा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव जो है वो या तो इंफ्रारेड होगी, या तो विजिबल लाइट होगी, या तो अल्ट्रावायलेट। अगर एनर्जी कम इमिट कर रहा है, एनर्जी अगर कम इमिट कर रहा है तो जो वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम तो इसका मतलब है ये वेव कोई माइक्रोवेव या इंफ्रारेड होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेव जो है विजिबल लाइट होगी या अल्ट्रावायलेट होगी। अगर एनर्जी कम है तो जो वेव यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बनेगी वो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव होगी। बात क्लियर? दो तरीके पढ़ लिए हमने वेव फॉर्मेशन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्मेशन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं। एक तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब बनती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग यानी चेंज हो रही हो, ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं वेरिंग। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी हो रही हो, जो चेंज हो रही हो। और वो कौन से तरीके से होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज? इस तरीके से, एक्सेलरेटिंग चार्ज से। चार्ज को एक्सेलरेट कराएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगी, चेंज होगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लास्ट में एक और तरीका भी है, और उसको मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, और वो है रेडियो एक्टिविटी। कौन सा तरीका? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नेचुरली होती है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, ये इन दोनों का तादाद बैलेंस नहीं होता। या तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा होते हैं, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्ज करें ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन भी 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है, तादाद बैलेंस है। अगर प्रोटॉन 10 हैं और न्यूट्रॉन 11 हैं, कोई फ़र्क नहीं, एक का जो है फ़र्क, एक आधे का फ़र्क चल जाता है। लेकिन प्रोटॉन 10 हैं और न्यूट्रॉन 12 हैं, 13, 14, 15, इनका तादाद बहुत हाई है, तो ये एटम अनस्टेबल होगा। या न्यूट्रॉन 10 है, या न्यूट्रॉन 8 है, और जो प्रोटॉन है वो 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, मतलब इनका जो तादाद है वो न्यूट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इससे हम एटम को कहेंगे अनस्टेबल एटम। कौन सा एटम? अनस्टेबल एटम। यानी ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद बैलेंस ना हो, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा हो, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो,
तो ऐसे एटम को कहा जाता है अनस्टेबल एटम। और ऐसा एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इस न्यूक्लियस से होती है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, और उसके ऊपर एक वीडियो नहीं बहुत सारी वीडियो बनाई जा सकती है। पर आप ये समझ लें कि रेडियो एक्टिविटी उन एटम्स में होती है जो एटम अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिविटी उन एटम्स में होती है जो एटम अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब यहाँ तो उनके में प्रोटॉन का तादाद ज़्यादा होता है, यहाँ तो न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। तो फिर वो अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए यहाँ से बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, तीन पार्टिकल्स इमिट करता है। एक होते हैं अल्फा पार्टिकल, और एक होते हैं बीटा पार्टिकल, और तीसरे होते हैं गामा रेस। अल्फा पार्टिकल है, बीटा भी पार्टिकल है, लेकिन ये जो गामा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है, जब न्यूक्लियस से रेडिएशन निकल रहे होते हैं, पार्टिकल निकल रहे होते हैं, उनमें से एक पार्टिकल होता है गामा रे, और गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो रेडियो एक्टिविटी से भी बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्राइमरी तरीका है, जो हर जगह आपको मिलेगा, वो है, और जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, कि जब चार्ज एक्सिलरेट हो या जब चार्ज ऑसिलेट हो। एक्सिलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म देती है, और ऑसिलेटिंग चार्ज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म देती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा आपको समझाना, और इसलिए मैंने समझाया। ये टॉपिक ज़रूरी था, क्योंकि आगे आपको जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझनी है, पढ़नी है, तो ये टॉपिक बेसिक है उनका, ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह वो भी समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं।